Hey guys, welcome to the 20th lecture of the chapter Mineral Nutrition. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 3। देखो, लेक्चर नंबर 13 से लेकर लेक्चर नंबर 19 तक जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें लेग हेमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। वाई लेग हेमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट। कहाँ पाए जाएंगे ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के। तो ये जो लेग हेमोग्लोबिन है किस लिए होते हैं, किस कारण से होते हैं? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन टू द रूट नोड्यूल, या एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, या एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन ट्रांसएमिनेशन, या फिर लेग हेमोग्लोबिन प्रोवाइड एनर्जी टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसका सही आंसर है एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 में पढ़ाया था नाइट्रोजनस एंजाइम जो क्या करता है, जिसका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करना, अमोनिया में कन्वर्ट करना। ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन, इसीलिए रूट नोड्यूल में इन नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन से लेग्यूमिनस नोड्यूल्स कंटेन ऑक्सीजन स्कैवेंजर कॉल्ड लेग हेमोग्लोबिन विच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। ये जो लेग हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑक्सी लेग हेमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, और जितना भी आसपास का ऑक्सीजन होता है वो खत्म हो जाता है, एक एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है और ये नाइट्रोजनस एंजाइम जो है ये अच्छे से अपना फंक्शन कर पाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाता है। तो लेग हेमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस प्लांट इज ब्रॉट अबाउट बाय। एलनस प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है रूट नोड्यूल्स में वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? एजोरिजोबियम, ठीक है, कैसा नाम है, एजोरिजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम या फ्रैंकिया। तो बड़ा आसान सा सवाल है, फ्रैंकिया। मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 14 में कि फ्रैंकिया जो होते हैं वो एक सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं नॉन लेग्यूमिनस एंजियोस्पर्म प्लांट के साथ, जिसे रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैंकिया ये बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं नॉन लेग्यूमिनस एंजियोस्पर्म के साथ, जैसे कि एलनस और कैसियोरिना, और क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं फ्रैंकिया इन नॉन लेग्यूमिनस एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। इसमें एक आता है एलनस। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्रॉट अप बाय फ्रैंकिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज। आपको एक फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर को इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है। कौन सा है? रोडोस्पिरुलम, एजोडोबैक्टर, बिजरनिकिया या फिर राइजोबियम। तो सही आंसर है रोडोस्पिरुलम। ठीक है, स्पिरुलम जो है ये, रोडोस्पिरुलम जो है ये एक फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग है, ठीक है, या फिर नॉन सिम्बायोटिक आप कह सकते हो, यू बैक्टीरिया है। ठीक है, कौन? रोडोस्पिरुलम। और ये एनारोबिक कंडीशन में अच्छे से ग्रो करते हैं। एनारोबिक कंडीशन में जब आसपास एनारोबिक कंडीशन होता है तो अच्छे से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर जो कि फ्री लिविंग है कौन है? रोडोस्पिरुलम। ये एक तरह के यू बैक्टीरिया कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, एक तरह के बैक्टीरिया है रोडोस्पिरुलम जो फ्री लिविंग है, एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सर की तरह काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपको इन चारों पेयर में से कौन सा पेयर ढूंढना है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का पेयर जो क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। ऑलराइट, अमोनिया से नाइट्रेट का फॉर्मेशन में मदद करते हैं। कौन सा पेयर है? सही आंसर है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। देखो, जिन्होंने लेक्चर नंबर 13 से लेकर लेक्चर नंबर 19 अच्छे से देखा है ना, वो बहुत आसानी से ये सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत आसान आसान एमसीक्यूज है। आपको लेक्चर नंबर 19 में मैंने पढ़ाया था अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस।
ठीक है। और फिर ये जो नाइट्राइट है इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, कौन? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सही पेयर आपको कौन सा ढूंढना है? देखो नाइट्रोबैक्टर तो सही है लेकिन इकोलाई गलत हो गया, इकोलाई नहीं होता, ये तो गलती है, ये भी गलती है। यहाँ देखो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, तभी नाइट्राइट जो है वो फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और इसमें मदद नाइट्रोबैक्टर करता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा और आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज कैरिड बाय। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रेट का कन्वर्जन नाइट्रोजन में, और वो नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कौन कराता है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, बैसिलस या स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो ये भी आपने पढ़ा है, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस लेक्चर नंबर 19 में, अच्छे से आपको याद है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कराते हैं, यानी कि नाइट्रेट जो है हमारा NO3- इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? यह मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अमोनिया, ग्लूटामेट, नाइट्राइट या नाइट्रेट? तो सही आंसर है अमोनिया। ये फिगर देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 201 में मिलेगा। ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसका जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है अमोनिया। ये अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको चीख चीख के ये बात अच्छे से चिल्ला चिल्ला के याद दिलाया था। मतलब यहाँ से तो मैं कितना भी चिल्ला लूँ, माइक में जो जितना इसका क्षमता है वो आपको उतना ही डेसिबल से वो सुनने को मिलेगा। ठीक है तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझाया था। ये बहुत ज़रूरी है। ये ना सबको लगता है आसान है, आगे जाके गलती करके आ जाते हैं सब क्या करते हैं? नाइट्रेट लिख के आ जाते हैं, नाइट्रेट पे टिक कर देते हैं, बट सही होगा अमोनिया। अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, चलो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो रहा है तो सबसे पहले अमोनिया बन रहा है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाइट्रेट एसिमिलेशन इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट या रिडक्शन ऑफ अमोनियम आयन। ये अभी लेक्चर नंबर 19 में मैंने आपको पढ़ा है। नाइट्रेट एसिमिलेशन या नाइट्रेट रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट को रिड्यूस क्या आता है? रिडक्शन होता है अमोनिया में। अरे याद करो, द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन, या फिर आप इसे नाइट्रेट एसिमिलेशन भी कह सकते हो। अभी लेक्चर नंबर 19 में पढ़ाया था आपको, जो प्लांट है वो नाइट्रेट को अपटेक करता है और नाइट्रेट जाता है कहाँ? लीफ में, और लीफ में ये जो नाइट्रेट गया इसका रिडक्शन होता है, इससे अमोनिया बनता है। फिर अमोनिया जो है वो फर्दर अमोनिया से अमाइन ग्रुप बनाया जाता है जो अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप होता है। याद आ रहा है? तो एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन बोलो या नाइट्रेट एसिमिलेशन बोलो, ये क्या होता है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, और इससे हम क्या बनाते हैं? अमोनिया। फिर ये अमोनिया क्या, ये कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है, और ये अमोनिया जो है ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा? अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। चलो, तो इससे पूरा अमाइनो एसिड बनेगा हमारा। अमाइनो एसिड के लिए अमाइन ग्रुप जरूरी है ना, तो ये कैसे बना? रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रेट रिडक्शन या क्रेब्स साइकिल। मैंने आपको कहा ये जो चैप्टर है ना, मिनरल न्यूट्रिशन, याद रखने वाला चैप्टर है। जिसको याद होगा वो टिक मारेगा। यहाँ पे ना आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। मतलब और सब चीज में चलो ठीक है, 2 चीजें पता है तो तीसरे चीज में तुक्का मार सकते हो। यहाँ पे हर एक पॉइंट एक नया फैक्ट है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज अच्छे से याद होना चाहिए। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस।
लेक्चर नंबर 17 याद करो आप क्या कहते हैं उसको, रिडक्टिव एमिनेज जब आपने पढ़ा था, हम अमोनियम आयन से क्या बना रहे थे, ग्लूटामेट बना रहे, अमाइनो एसिड का बायोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूटामेट या फिर इसको बोलो ग्लूटामिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है, उसके साथ अमोनिया रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH प्लस H प्लस, इसमें एंजाइम काम करता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस और हमें ग्लूटामिक एसिड वाटर प्लस NADP प्लस मिलता है, राइट। तो ग्लूटामिक एसिड हुआ बना, तो इसको कहते हैं ग्लूटामिक एसिड क्या है, ग्लूटामेट क्या है, एक अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस इन्वॉल्व होता है। इसको शायद रिडक्टिव एमिनेज में मैंने आपको पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 17 फेट ऑफ अमोनिया जब हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके बाद हमने एक प्रोसेस तो ये पढ़ा था अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए, और दूसरा हमने पढ़ा था ट्रांस एमिनेशन, अच्छे से आपको याद होगा अगर तो, ठीक है। पढ़ो यार पढ़ो, सब याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे समझना कम है, याद ज़्यादा रखना है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइजोबियम हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ अल्फाल्फा। अल्फाल्फा ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, अल्फाल्फा, गार्डन पी, स्वीट क्लोवर या ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको कहा था कि राइजोबियम जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, और जो सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर बनता है वह रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट पे आपको रूट नोड्यूल्स देखने को मिलेगा जब राइजोबियम बैक्टीरिया और वो लेग्यूमिनस प्लांट आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएंगे। अब लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल हो गया अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बस यही याद कर लिया कि राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है, नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा, और पढ़ना पड़ेगा, आगे एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर क्या करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डरा नहीं रहा हूं, मतलब ऐसा मतलब कि सर इतना प्रेशराइज कर रहे हैं याद करने के लिए, क्योंकि भाई बायोलॉजी है, याद नहीं करोगे तो क्या करोगे। मतलब फिजिक्स में तो ठीक है, चलो 4 चीजें पता है तो उसको डिराइव करके फॉर्मूला निकाल लिए बैठे बैठे, अगर कुछ हुआ हो या दिक्कत हो गया तो, ठीक है। पर फिजिक्स यहाँ कुछ डिराइव नहीं कर पाओगे, यहाँ याद है तो काम होगा, याद नहीं है तो फिर नहीं होगा काम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्रोसेस रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। नाइट्रोजन कंटेंट जो है सॉइल में डिक्रीज हो रहा है, कौन सा प्रोसेस के वजह से, क्या वो प्रोसेस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, क्या वो प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है या अमोनिफिकेशन है। तो वो प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, देखो आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया सॉइल में, आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया अमोनिया में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। माइक्रोब्स इन्वॉल्व थे, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के केस में, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के केस में, ठीक है। नाइट्रोजनस एंजाइम काम करता है यहाँ पे। अमोनिया से बना नाइट्राइट, नाइट्राइट से बना नाइट्रेट, अब इस नाइट्रेट को प्लांट अपटेक करेगा, लेकिन अगर ये नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, ये वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉइल से देखो नाइट्रोजन चला गया, जो नाइट्रोजन प्लांट को मिलना चाहिए था प्लांट में नहीं मिलकर सॉइल से लॉस हो गया, सॉइल में जो नाइट्रोजन का कंटेंट था डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये नाइट्रेट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस जो डीनाइट्रिफिकेशन का डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, अभी आपने देखा, ठीक। तो डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूरा किया। ऐसा नहीं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, आपको और भी क्वेश्चन मिल रहे, करते रहो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जितना अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, सब चंगा रहेगा, सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 100 में से 98 एमसीक्यू आपका हो जाएगा। 2 एमसीक्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि जानबूझ के वो 2 एमसीक्यू आउट ऑफ द सिलेबस कहीं और से फेंक दिया जाता है, ठीक है। 98 भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2 और पूरा 100 में से 100 करना है तो आपको जो नोट्स है मेरे वो भी पढ़ने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ बायोलॉजी इज एनसीईआरटी बेस्ड, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए लेक्चर्स ज़रूरी है। एनसीईआरटी ऐसा कोई बुक नहीं है खोले पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम कभी मत पढ़ने बैठना,
कोई भी चैप्टर अगर पहली बार पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से शुरू मत करना। आपको लगेगा आपको आ रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। सही में पहले जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, फिर एनसीईआरटी पे जाओ, फिर एमसीक्यू करो। ठीक है, यही 4 स्टेप है। लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, एमसीक्यू करो। और हाँ, रिवीजन 5वां स्टेप। रिवीजन तो जरूरी है यार, बिना रिवीजन के थोड़ी सिलेक्शन होगा, चांस ही नहीं है। तो रिवीजन भी अच्छी बात है, ज़रूरी है। अच्छी बात क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मिनरल न्यूट्रिशन है ये चैप्टर तो होता है ख़त्म। अब 11th बॉटनी का सिर्फ एक चैप्टर बचा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो ख़त्म होगा तो फिर हम जियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो सब बेचैन हुए हुए कि कब सर एनिमल फिजियोलॉजी शुरू करोगे, कितना तरसाओगे। तो बस एक चैप्टर और मैं कोशिश करूँगा 15 दिन में, 2 हफ्ते में निपटाने का। ठीक है, 2 हफ्ते बाद फिर उसके बाद हम आराम से एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त, ये चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सबसे पहले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।